नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। हैदराबाद स्थित ऑल इंडिया मजलिस एत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और वहीं एआईएमआईएम ने अपने 27 उम्मीदवारों में से 4 हिंदू समुदायों को टिकट दिया है और इनमें से एक हिंदू को मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बुढ़ाना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया और वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं को टिकट देने पर कहा कि हम आने वाले दिनों में और भी हिंदू भाइयों को टिकट देंगे और हम धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते। हमें भले ही सांप्रदायिक माना जाता है, लेकिन बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। और उम्मीदवारों के बारे में बताते हुए अली ने कहा कि गाजियाबाद की सहीबाबाद से पंडित मदन मोहन झा और मुदना सीट से भीम सिंह बलियान, मेरठ के हसितनापुर सीट से विनोद जाटवी और वहीं बाराबंकी के रामनगर सीट से विकास श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। और वहीं एआईएमआईएम के मुजफ्फरनगर से जिला अध्यक्ष इंतजार अंसारी ने हिंदुओं को टिकट दिए जाने पर कहा कि ये सच नहीं है कि हम केवल मुसलमानों की पार्टी है, हमारी पार्टी में बहुत से हिंदू कार्यकर्ता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब हर पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर रही है और इसी बीच यूपी में चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम के ने भी 27 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और पार्टी ने इस बार 27 में से 4 हिंदुओं को टिकट दिया, जिसको लेकर काफी चर्चा है क्योंकि पूर्व में पार्टी की मुसलमान पार्टी वाली छवि रही है। और वहीं खबर अब बिहार से है, जहां पर बिहार की राजधानी पटना में सोमवार को आरआरबी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया और वहीं आक्रोशित छात्रों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर लगभग 6 घंटों तक जमकर हंगामा किया और इस दौरान ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बाधित रहा। और इधर हंगामे की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी के अलावा पटना के 7 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस लाइन से भी भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया और पुलिस बल ने हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों पर दर्जनों राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। हालांकि अभ्यर्थियों ने भी लाठीचार्ज के जवाब में पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और इधर हंगामा बढ़ता देख मौके पर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण कराया गया और जिलाधिकारी ने बताया कि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है और उनके माने तो अभ्यर्थी ने और अभ्यर्थियों के अलावा अन्य छात्र भी हंगामे में शामिल थे और ऐसे में वीडियो फुटेज के आधार पर छात्रों पर कार्रवाई करेंगे और वहीं ट्रेन परिचालन बाधित करने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा। और वहीं एसएसपी ने कहा कि हंगामे के पीछे लोकल लोगों का हाथ दिखाई दे रहा है और जांच कर कार्रवाई होगी। फिलहाल स्थिति पूरे नियंत्रण में और छात्रों के हंगामे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को गठबंधन सहयोगी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के साथ सीटों के बंटवारे की घोषणा की और वहीं पीएलसी प्रमुख अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा के शिरोमणि अकाली दल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि बीजेपी 65 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पीएलसी 37 और शिरोमणि अकाली दल पंजाब की 15 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और नड्डा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है जिसकी पाकिस्तान के साथ 600 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और जहां तक विधानसभा चुनाव का सवाल है तो सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उन्होंने कहा कि पंजाब का एक सीमावर्ती राज्य है जो देश की सुरक्षा के लिए राज्य में एक स्थिर और मजबूत सरकार का होना आवश्यक है और हम अपने देश के प्रति पाकिस्तान के कार्रवाइयों से अवगत हैं और हमने देखा है कि ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के प्रयास भी हो रहे हैं। और बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है मगर कुछ राष्ट्र विरोधी ताकत ऐसा नहीं चाहती। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ये चुनाव न केवल सत्ता परिवर्तन का बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने और पंजाब को स्थिरता देने का माध्यम है और अगर पंजाब सुरक्षित है तो देश सुरक्षित रहेगा।
और देश के लिए पंजाब की अहमियत को बताते हुए नड्डा ने कहा कि पंजाब के योगदान को रक्षा और कृषि क्षेत्र में कभी नहीं भुलाया जाता और पंजाब ने हमेशा देश की उम्मीदों को पूरा किया है और पंजाब को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और वहीं दोहरे इंजन वाली सरकार और केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है। और नड्डा ने एनडीए के सत्ता में आने के बाद पंजाब में ड्रग्स, हथियार और रेत माफिया को खत्म करने का वादा किया। और नड्डा ने पंजाब और सिखों के लिए पीएम मोदी सरकार की पहलों को भी सूचीबद्ध किया, जैसे करतारपुर गलियारा खोलना, 1984 के दंगों के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजना, जलियांवाला बाग का पुनर्विकास और अन्य कामों का जिक्र किया गया। वहीं यूपीए सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और वहीं आरपीएन सिंह यूपी में पूर्वांचल के पडरौना के रहने वाले। और वहीं दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरपीएन सिंह का भी नाम था। और वहीं पडरौना विधानसभा सीट से आरपीएन सिंह 1996, 2002 और 2007 में 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। और आरपीएन सिंह 4 बार लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन सफलता सिर्फ एक बार ही मिली। और वहीं 1999 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे और 2004 में वो दूसरे स्थान पर रहे थे। और इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में रतनजीत प्रताप नारायण सिंह आरपीएन को चुनाव जीते और यूपीए 2 की सरकार में भूतल परिवहन और सड़क राज्य मार्ग राज्य मंत्री, पेट्रोलियम राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह को बीजेपी प्रत्याशी राजेश पांडे ने करीब 85,000 मतों से पराजित किया था। अब वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कार्यकर्ताओं से मुलाकात और बात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं। भारत के संविधान ने उन्हें एक ऐसा अधिकार दिया है जो देश का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक एक वोट की जो शक्ति है वो कितनी ही योजनाएं शुरू कराती है, कितने ही महत्वपूर्ण निर्णय करवाती है और देश के हर वोटर के लिए ये गर्व का विषय है कि आजादी के बाद भारत में चुनाव के माध्यम से देश की जनता ने लगातार सरकारें बनाई हैं। देश की जनता ने किस समय कैसी सरकार चाहिए उसके महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं और वो आपके एक वोट के कारण हुआ है। साथियों, 25 जनवरी, और आज हम 25 जनवरी को ही बात कर रहे हैं, 25 जनवरी 1950 आज ही के दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसलिए ही आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसमें एक बात और गौर करने वाली है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना देश के गणतंत्र बनने से एक दिन पहले हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात पर बहुत ध्यान दिया था। वो जानते थे कि जीवंत लोकतंत्र तभी संभव है जब निष्पक्ष और मजबूत चुनाव व्यवस्था हो। 1950 से लेकर आज तक हमारे चुनाव आयोग ने अपनी सार्थकता को साबित किया है
संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाई गई आस्था की गरिमा निरंतर बढ़ाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी शक्तियां कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग, हमारी चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। आज एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के चेयरमैन के तौर पर भारत विश्व के कई देशों को अपने अनुभवों का लाभ दे रहा है। ये भी बहुत संतोष की बात है कि भारत की हर संवैधानिक संस्था ने हमेशा चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा की है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है। हमारी अदालतों ने भी, सुप्रीम कोर्ट तक, हर किसी ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पालन में, चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा ना आए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में जुड़े आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जिन्होंने हाल ही में अपने को वोटिंग के लिए एनरोल किया है। ऐसे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि पुराने दिनों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के अलग अलग रंग के बक्से होते थे, जिनमें लोग अपना मतदान करते थे। पहले आम चुनाव में यही हुआ था। प्रत्येक मतपेटी अलग अलग रंग की थी और उस पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चिन्ह था। उस दौर से निकलकर आज भारत में ईवीएम की मदद से मतदान होता है। एक समय था जब मतदान के बाद वोटों की गिनती कई कई दिनों तक होती थी, लेकिन ईवीएम की वजह से अब कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाते हैं। साथियों, 1951 में जब चुनाव हुए तो 45% लोगों ने वोटिंग के लिए अपना जो अधिकार था उसका इस्तेमाल किया था। सिर्फ 45%। 2019 में जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो 67% मतदान हुआ था। इन वर्षों में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। कई जगहों पर महिला वोटर्स ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का इतना कम रहना, इस पर जरूर सोचना चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, सभी नागरिकों ने सोचना चाहिए। हम लोग देखते हैं खासकर शहरी इलाकों में, पढ़े लिखे संपन्न समझे जाने वाले इलाकों में वोटिंग परसेंटेज अक्सर बहुत कम रहता है। लोग सोशल मीडिया पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते। ये स्थिति भारत जैसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निरंतर बदलती रहनी चाहिए और निरंतर सुधार होते रहना चाहिए। क्या आज आजादी के इस 75वें वर्ष में हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम जो पन्ना प्रमुख है, हम जो बूथ समिति के अध्यक्ष हैं, हम तय करेंगे हमारे बूथ में, मैं जहां पन्ना प्रमुख हूं उस पन्ने पर जितने लोगों के नाम हैं, मैं कम से कम आजादी के 75 वर्ष के निमित्त 75% वोट हमेशा करवाऊंगा। जो भी चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा,
राज्य का होगा, पंचायत का होगा या देश का होगा, मैं ये तय करूंगा, हाँ 75% वोट मेरे पन्ना प्रमुख के नाते मेरी जहां जिम्मेवारी है वहां हो, बूथ समिति के अध्यक्ष के नाते जहां बूथ हो वहां हो, और जहां भी मेरी जो भी जिम्मेवारी हो, ये हमने करना चाहिए। मुझे आज के युवाओं का उत्साह देखकर उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे युवाओं ने शाही लगी उंगली की सेल्फी को कूल फैक्टर बना दिया है। ये फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए मतदान सबसे पवित्र दान है। साथियों, बीते समय में चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं। पहले नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए साल में सिर्फ एक बार मौका मिलता था। अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए साल भर में 4 बार मौका मिलता है। चुनाव आयोग ने 80 साल के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर पर जाकर मतदान की भी व्यवस्था की है। और आपको शायद मालूम होगा, एक सी विजिल नाम का ऐप है। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ है। इस सी विजिल ऐप के माध्यम से मतदाता किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। अब वोटर के नाम को आधार नंबर के साथ जोड़ने का भी प्रयास चल रहा है। इससे मतदान में भी पारदर्शिता आएगी। साथियों, मैं आज नेशनल वोटर्स डे पर देश के लोगों से, हमारे एकेडमिशियंस से, एक्सपर्ट से वन नेशन वन वोटर लिस्ट और वन नेशन वन इलेक्शन पर निरंतर चर्चा होती रहनी चाहिए। जब चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष साथ में आएगा, मंथन होगा, तभी तो अमृत निकलेगा। ये चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए, चर्चा लगातार चलती रहनी चाहिए। और लोकतंत्र में यही तो एक उत्तम मार्ग होता है। मैं चाहूंगा कि देश के बुद्धिजीवी लोग, देश के राजनीति में सक्रिय लोग इस विषय में जरूर आगे आए। साथियों, अलग अलग वोटर लिस्ट होने की वजह से हर कुछ महीने पर चुनाव होने से देश के विकास की गति और विकास से जुड़े निर्णय प्रभावित होते हैं। हम सबने अनुभव किया है। हर चीज में चुनाव नजर आता है। अब देखिए, मैं गुजरात में आप सबसे बात कर रहा हूं, तो मैं आज देख रहा था, सुबह कुछ मीडिया में चल रहा था तो मोदी चुनाव की तैयारी कर रहा है। एक्चुअली तो मैं बहुत दिनों से पन्ना प्रमुखों से मिला नहीं था, तो मेरा मन कर गया, चलो आपने निमंत्रण दिया तो मैंने कहा मौका है, चलो सबसे बात करेंगे। लेकिन हर चीज में राजनीति दिखती है, हर चीज में चुनाव दिखता है। साथियों, चलिए मैं पहले तो आप सबसे बातें करूं, लेकिन बाद में मैं जरूर कुछ बातें कहना चाहता हूं और आप जरूर उसको नोट कर लेंगे ताकि इसका सही उपयोग हो सके। बताइए, पहला फोन कॉल किसके साथ जोड़ रहे हैं, किससे हमारी बात होगी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम हितेश चौधरी, मैं सूरत जिले का मांडवी तालुके में रहने वाला हूँ। हितेश भाई नमस्ते। नमस्ते। तो आप मांडवी तालुका से हैं? हाँ। तो आज आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो आप तो मांडवी के ही रहने वाले कि कुछ इंटीरियर आदिवासी गांव में से हैं? सर
मैं मांडवी तालुका अमलसाड़ी गांव में रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ हितेश बताइए आप क्या करते हैं और मांडवी का हाल क्या है? सूरत जाना आना होता है कि मांडवी में ही रहते हैं? धंधा पानी कैसा चल रहा है? प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं खेती काम करता हूँ, हमारा धंधा पानी सब ठीक ठाक चल रहा है। जो अब ज्यादातर लोगों वैक्सीन के लग गई है, तो कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत की कम हो रही है। यहाँ सूरत के लोग सावधानी के कोरोना से लड़ रहे हैं और अपना कारोबार भी कर रहे हैं। देखिए, सूरती लोगों की विशेषता है। मैं तो पहले देखता था कितनी बाढ़ आई हो, लेकिन वो उनका हंसी मजाक मस्त मिजाज है। वो सूरत के लोग कभी नहीं छोड़ते, संकट में भी नहीं छोड़ते। सरकार ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत रही है। इन आदिवासी क्षेत्रों में खास करके, क्योंकि आप तो आदिवासी समाज से आते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उन लोगों को आपने कैसे जागरूक किया? उनको इस सारे काम के लिए कैसे लोग आगे आए? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन करवा लिया है, आदिवासी भाई बहनों ने नहीं करवा लिया है। हाँ सर। प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने शुरू से ही लोगों को कोरोना की गाइडलाइन के पालन के लिए प्रेरित किया है। आपने जो मास्क को लेकर, वैक्सीन को लेकर जो भी बातें कही है, हमने घर घर तक लेकर लोगों को समझाया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाने के लिए गुजरात के लोगों का आप पर गर्व है। कल मेरे विदेश में अपने दोस्त हिरेन पटेल से बात हुई थी, वो बता रहा था सर। हाँ, आपके जिले के तो सारे लोग हर घर से कोई न कोई विदेश में है। हाँ, इसके देश में वैक्सीन को लेकर कई तरह की दिक्कत हो रही है। फिर भी मैंने उसे बताया है कि गुजरात में कितना अच्छा काम हुआ। जिस तरह हमारा यह वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट मिला, वो जब मैंने उसे बताया तो हैरान रह गए। आज भी यहाँ सूरत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी तेजी से चल रहा है। देखिए हितेश भाई, आपने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम मैं चला रहा हूँ। देखिए, ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ और उसका क्रेडिट सिर्फ मुझे जाए वो अच्छा नहीं है। ये तो 130 करोड़ देशवासी बिल्कुल एक संगठित होकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिस, हमारे वैज्ञानिक, न जाने कितने लोगों ने परिश्रम किया है, तब जाकर के इतनी बड़ी सिद्धि हमने प्राप्त की है। और पहले हमारे देश में एक एक वैक्सीन के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। दशकों तक दुनिया में वैक्सीन आ जाती थी, लेकिन हम तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज हमारी अपनी वैक्सीन है, आत्मनिर्भर हुए हैं हम, तो आज देशवासियों को बचाने में भय कम है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि वैक्सीनेशन से जीवन बच सकता है। लेकिन हितेश भाई, मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें बताई। देखिए, पन्ना प्रमुख के नाते हमें हर घर का जिम्मा लेना है, हर घर की चिंता करनी है। चलिए आइए अब किसी दूसरे महाशय से बात करते हैं। अब कौन बात करेंगे? सर नमस्ते। नमस्ते, कौन? आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं बड़ौदा जिला से शैलेश पंचाल बात कर रहा हूँ। स्वामी, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। कहाँ से बोल रहे हो शैलेश जी? मैं बड़ौदा जिला का पादरा गांव से बोल रहा हूँ। पादरा से बोल रहे हैं? जी सर। पादरा तो हमारे प्रणामी जी का गांव। जी सर, प्रणामी जी का आप पादरा रह भी चुके हैं। अच्छा शैलेश जी, अभी मैं सूरत जिले से बात कर रहा था।
हमारे आदिवासी कार्यकर्ता से बात कर रहा था, हितेश भाई से, और वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने वैक्सीन के लिए काम किया, कैसे लोगों को जागृत किया। आपने भी सुना होगा उन्होंने जो बताया। इसके अलावा क्या क्या काम किया, आप बता सकते हैं क्या? जी प्रधानमंत्री जी, आपने हम सबको सिखाया है कि देश प्रथम है। हम लोग वही संकल्प को लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना के दरमियान हर भाजपा कार्यकर्ता ने लोगों की लगातार मदद की है। किसी को दवा की जरूरत थी, किसी को बेबी फूड की जरूरत थी। हम लोगों ने बच्चे ढूंढ सबकी मदद की है। बहुत से बुजुर्ग और महिलाएं तो कहने लगी कि कोई काम हो तो भाजपा वाला को बता दो। शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समाज के हर वर्ग की चिंता की और सभी संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय रहे और जनता के आशीर्वाद हमें समाज सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। देखिए, ये तो अब बहुत अच्छी बात है, और जनता तो जनार्दन होती है, जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है, और लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या इस समय यानी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते कहो या ये कोरोना कालखंड में काम हो, क्या आप टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग करते हैं क्या? जी सर, क्योंकि हमारे CR पाटिल तो टेक्नोलॉजी के भारे आग्रही हैं, तो वो नई नई चीजें करते रहते, आप भी करते हैं क्या? जी सर, उन्होंने हमको सबको सिखाया और एक्टिव किया सोशल मीडिया में, और उन्हीं का मार्गदर्शन के लेके हम लोग कई तरह से काम कर रहे हैं। हमने पूरे इलाकों को सेक्टर में बांट लिया है और